हम अभी भी फॉरेन करेंसी हेजिंग यूजिंग फॉरेन करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स को ही कंटिन्यू करते हुए मैं एक और एक्टिविटी आपसे शेयर करता हूं और वो है इलस्ट्रेशन नंबर 17 का सिनेरियो 1। इलस्ट्रेशन 17 के सिनेरियो 1 में हम एक एडिशनल एस्पेक्ट भी सीखेंगे। पहले इलस्ट्रेशन 17 का सिनेरियो 1 में डिस्कस कर लूं, इसके बाद हम फिर आगे डिस्कशन को कैरी करेंगे। इलस्ट्रेशन 17 पे आइए। हेजिंग की एक्टिविटी है लेकिन सम एडिशनल वर्किंग, और फिलहाल हम सिर्फ इस सिनेरियो को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है जी। सिनेरियो 2 को हम सेकंड जो नेक्स्ट लर्निंग है उसके साथ डिस्कस करेंगे। इट इज नाउ 1 जून। द यूएस डॉलर पर पाउंड एक्सचेंज रेट्स आर एज अंडर। डॉलर पर पाउंड स्पॉट 2 मंथ फॉरवर्ड, 6 मंथ फॉरवर्ड। डॉलर पाउंड का स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट्स। डॉलर पाउंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट साइज 25,000 पाउंड आर प्राइस्ड एट जून, सितंबर, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट्स। पाउंड के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो प्राइसेस डॉलर में मिलेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है। पाउंड के कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल पाउंड्स, तो बाय और सेल पाउंड तो प्राइस इन अदर करेंसी डॉलर। Scenario 1, we are only going to discuss scenario 1. A US company buying invoices a UK customer for 168,000 pounds payable on 1st August. 1 जून है और यूएस कंपनी के लिए हम काम कर रहे हैं जिसने कस्टमर यूके कस्टमर को इनवाइस किया 168,000 रिसीवेबल ऑन 1 अगस्त। ये कहानी है जी। तो हम इसके मुताबिक रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। अंडरटेक अ फ्यूचर हेज एंड एनालाइज इट्स आउटकम फॉर बारने। अभी हम सिर्फ केस 1 डिस्कस कर रहे हैं, हम बारने के लिए आउटकम को एवेल्युएट करने जा रहे हैं। तो बारने के लिए इस ऑप्शन को, इस केस को एवेल्युएट करने चलते हैं जी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है जी? सबसे पहला स्टेप क्या है? 1 जून को हेज सेटअप करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 17 सिनेरियो 1, हमें सबसे पहले 1 जून को सेटअप करना है फ्यूचर हेज। तो जनाब फ्यूचर हेज किस चीज का है? पाउंड की परचेज का, सेल का। यूके कस्टमर से 1,68,000 पाउंड आने हैं तो पाउंड की सेल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपका यहां पे हेज बनेगा सेल पाउंड फ्यूचर्स। कौन सी सेटलमेंट डेट के फ्यूचर जी? हमें पैसे आने हैं 1 अगस्त को, तो 1 अगस्त के बाद कौन सी डेट आती है? सितंबर। और सितंबर का रेट क्या है? सितंबर फ्यूचर का रेट 1.7498, 1.7498। और तीसरा स्टेप होता है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। आप कैलकुलेट करते हैं कितने होंगे, तो वो होती है जी अमाउंट टू बी हेज्ड 168,000 डिवाइड विद कॉन्ट्रैक्ट साइज 25,000 पाउंड्स। कितने बने जी? 6.72, राउंड ऑफ करेंगे 7 कॉन्ट्रैक्ट्स। लीजिए जी, हेज सेटअप हो गया हमारा। हेज सेटअप में कोई दिक्कत किसी बच्चे को? पाउंड बेचने को हेज करना है, पाउंड के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, सेल पाउंड फ्यूचर, हेज सेटअप हो गया। किस डेट के फ्यूचर्स बेचने हैं और कितने कॉन्ट्रैक्ट बेचने हैं ये फैसला किया, हेज सेटअप हो गया, प्राइस हमें गिवन थी। इसके बाद क्या होता है जी? 1 अगस्त का वेट, यहां पे होती है पोजीशन क्लोज, क्लोज आउट फ्यूचर हेज, कैलकुलेट गेन ऑब्लिक लॉस इन फ्यूचर्स। फ्यूचर्स की ट्रेडिंग में आपको क्या नफा या नुकसान हुआ ये डिटरमिन करना है जी। तो ये डिटरमिन करने के लिए हम कहते हैं हमने किया सेल पाउंड किस प्राइस पे? 1.7498। इसके बाद इसको क्लोज करने के लिए बाय पाउंड करने हैं किस प्राइस पे? सितंबर फ्यूचर जो हमने 1 जून में सेल किए थे, सितंबर फ्यूचर 1 अगस्त को हमने बाय करके क्लोज करने हैं। 1 जून को हमने सेल किए थे, 1 अगस्त को हमने बाय करके क्लोज करने हैं। 1 अगस्त को सितंबर फ्यूचर की प्राइस क्या है? इज इट गिवन इन द क्वेश्चन? द आंसर इज नो। तो यहां पे जनाब हमारा नई लर्निंग एस्टिमेटिंग क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जिस प्राइस पे क्लोज करना है वो प्राइस ना गिवन हो तो हाउ टू एस्टिमेट दैट। 3-4 नंबर की वर्किंग हमें एग्जाम में आ सकती है। एस्टिमेटिंग क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस। अच्छा जी, एस्टिमेटिंग क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस के स्टेप्स आपके पास ये नोट्स में अवेलेबल हैं। ठीक है जी।
ये स्टेप्स आपके पास नोट्स में अवेलेबल हैं। मैं वन बाय वन स्टेप्स को पढ़ता जाऊंगा, परफॉर्म करता जाऊंगा, और मैं ये कैलकुलेशन ये जी वर्किंग वन की जो कैलकुलेशन है, मैं यहीं पे ज़रा कोशिश करने लगा उसको। ज़रा ये स्लाइड्स मेरे पास आ गई है, और इसी के पैरेलल में मैं यहाँ पे कैलकुलेशन के परफॉर्मर हम पढ़ते जाएंगे और परफॉर्म करते जाएंगे स्टेप को। पहला स्टेप है जी एस्टिमेट ओपनिंग बेसिस पॉइंट्स। बेसिस पॉइंट्स क्या होते हैं? डिफरेंस ऑफ स्पॉट रेट एंड फ्यूचर रेट। और ओपनिंग बेसिस पॉइंट से मुराद क्या है? बेसिस ऑन द डेट ऑफ एच आइटम। मतलब हमारे केस में ओपनिंग बेसिस कैलकुलेट किया आएंगे 1 जून को। 1 जून को ओपनिंग बेसिस कैलकुलेट किए जाएंगे, और इसके लिए हम क्या देखेंगे? 1 जून का स्पॉट क्या है और हमने जिस फ्यूचर में एग्रीमेंट किया उसकी प्राइस क्या है। डॉलर पर पाउंड में ये वैल्यूज हमें गिवन है, डॉलर पर पाउंड में ये वैल्यूज गिवन है। तो डॉलर पर पाउंड में जो फ्यूचर हमने लिया वो क्या है? ये आ रहा है जी फ्यूचर जो हमने 1 जून को लिया 1.7498, 1.74 सॉरी स्पॉट, ये हमने फ्यूचर की प्राइस है 1.7498, और 1 जून को स्पॉट किया है। अब जरा इस पर तवज्जो कीजिएगा, 1 जून को स्पॉट किया, ये जी स्पॉट गिवन है आपको, पर ये तो 2 रेट्स हैं हाई लो, आपने इनमें से रेलेवेंट रेट चूज करना है। आपकी ट्रांजैक्शन क्या है? पाउंड सेल की, आपकी ट्रांजैक्शन है सेकंड करेंसी सेल की, तो सेकंड करेंसी यू सेल लो रेट, टेबल में देख सकते हैं भाई, सेकंड करेंसी यू सेल लो रेट। तो ये है जी आपका रेलेवेंट स्पॉट 1.7410। 1 जून का स्पॉट 1.7410, और आपके ओपनिंग बेसिस स्टेप नंबर 1 के तहत आ गए कितने हैं जी? इनका डिफरेंस लीजिए इन दोनों का 0.0 0.00 88 0.0088 डॉलर पर पाउंड में यह वैल्यू है जी। दिस इज कॉल्ड ओपनिंग बेसिस। ओपनिंग बेसिस क्या है? 1 जून को स्पॉट देखो और 1 जून को फ्यूचर देखो, जो फ्यूचर आपने जिस फ्यूचर में आप डील कर रहे हैं। फ्यूचर तो यहां पे कई गिवन है ना, यहां पे जो जून भी है दिसंबर भी है, आपके लिए रेलेवेंट फ्यूचर से मुराद जिस फ्यूचर में आपने डील किया, तो ये ओपनिंग बेसिस आ गया। नो पॉजिटिव नो नेगेटिव, जस्ट डिफरेंस ऑफ द टू, इन दोनों का हमने डिफरेंस लिया। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप, पहला स्टेप हो गया जी हमारा ओपनिंग बेसिस। दूसरा स्टेप अज्यूमिंग इवन अमोर्टाइजेशन, एस्टिमेट आउटस्टैंडिंग बेसिस पॉइंट्स ऑन द डेट hedges क्लोज्ड आउट। अब ये इवन अमोर्टाइजेशन से क्या मुराद है, इसके लिए मैं आपको जरा इस ग्राफ पे लाता हूं जो कल मैंने आपसे शेयर किया था फ्यूचर मैकेनिज्म समझाने के लिए। अब जरा तवज्जो कीजिएगा यहां पे समझने के लिए। इसको आपको बताया गया था कि भाई ये है आपका सितंबर फ्यूचर की प्राइस, ऐसा ही है, और ये आपकी स्पॉट की प्राइस। जनवरी से कहानी शुरू हुई, स्पॉट बदलता जा रहा है, तो साथ ही 30 सितंबर को रेट कहां जाएगा वो एक्सपेक्टेशन भी बदलती जा रही है। ये क्या है? सितंबर का फ्यूचर प्राइस। सितंबर की फ्यूचर प्राइस क्या होती है? जस्ट लाइक फॉरवर्ड एक्सपेक्टेड रेट ऑन 30 सितंबर। ये है स्पॉट रेट जिस डेट का है, और ये हर तारीख पे एक्सपेक्टेड रेट ऑन 30 सितंबर, एक्सपेक्टेड रेट ऑन 30 सितंबर एंड सो ऑन। जैसे जैसे ये वक्त 30 सितंबर के करीब जाता जाएगा, लॉजिकली यू कैन एक्सपेक्ट दिस गैप विल कीप ऑन नैरोइंग, और जब हम 30 सितंबर पे पहुंच जाएंगे तो 30 सितंबर के एक्चुअल रेट में और 30 सितंबर के एक्सपेक्टेड रेट में कोई फर्क होगा? 0। दोबारा सुनो, जनवरी में बैठे हो, जनवरी का स्पॉट क्या है, और जनवरी में बैठे हो 30 सितंबर का एक्सपेक्टेड रेट क्या है, इन दोनों में डिफरेंस होगा, क्योंकि ये 30 सितंबर का फॉरवर्ड रेट 9 महीने बाद की बात हो रही है। 9 महीने बाद रेट कहां जाएगा? ये आज का रेट है। जैसे जैसे आप सितंबर के करीब जाते जाओगे, ये एक्सपेक्टेशन में जो डिफरेंस है ये नैरो होता जाएगा, क्योंकि
पीरियड है अभी 9 महीने दूर की बात है, यहां पे आके 4 महीने का फर्क रह गया, यहां पे आके 1.5 महीने का फर्क रह गया, तो जितना फ्यूचर में पीरियड कम होता जाएगा उतना आपकी एक्सपेक्टेशन की वजह से जो डिफरेंस है दोनों वैल्यूज में कम होता जाता है। एंड व्हेन वी रीच ऑन 30 सितंबर, तो 30 सितंबर का स्पॉट और 30 सितंबर का एक्सपेक्टेड वो तो सेम है। तो इस चीज को हम कहते हैं कि जो बेसिस होते हैं दे ग्रेजुअली अमोर्टाइजेस, और सेटलमेंट डेट पे जाके ये जीरो हो जाते हैं। सितंबर फ्यूचर के बेसिस 30 सितंबर को जीरो है, जून फ्यूचर के बेसिस 30 जून को जीरो है। तो बेसिस इवनली अमोर्टाइज, इवनली शायद ना होते हो बट बेसिस अमोर्टाइज होते जाते हैं, और सेटलमेंट डेट फ्यूचर की सेटलमेंट डेट पे जीरो होते हैं। हम अपनी वर्किंग के लिए जूम कर लेते हैं इवनली अमोर्टाइज होंगे, ठीक है। ये बेसिस ऐसे चलते चलते आगे जाके 30 सितंबर को जाके इन लाइंस ने मिल जाना है। ये दिस इज 30 सितंबर, जो 30 सितंबर को दोनों पॉइंट्स दोनों लाइंस मिल जाती हैं, इसको हम कहते हैं बेसिस जीरो हो गए। दिस इज हाउ इट प्रैक्टिकली हैपेंस। अब हम इसी और हम यहां पे अज्यूम करते हैं इवन अमोर्टाइजेशन। तो जनाब अब ये स्टेप दोबारा पढ़िए। अज्यूमिंग इवन अमोर्टाइजेशन, एस्टिमेट आउटस्टैंडिंग बेसिस पॉइंट्स ऑन द डेट हेजेस क्लोज्ड आउट। अगर अपनी कहानी हम समझें, हमने हेज सेटअप किया किस तारीख को? 1 जून को। हमने 1 जून को यह हेज सेटअप किया, कौन सा फ्यूचर यूज करके? 30 सितंबर। इसका मतलब ये जो बेसिस हमने कैलकुलेट किए हैं 1 जून के, ये 1 जून के बेसिस है ना हमारे स्टेप नंबर 1 में। इन बेसिस ने जीरो कब होने हैं? 30 सितंबर को। हमसे उसने कहा है कि भाई अगर ये इवन अमोर्टाइजेशन हो तो जिस दिन आप हेज क्लोज कर रहे हो, स्टेप नंबर 2, हेज क्लोज हम किस दिन कर रहे हैं? हेज क्लोज किस दिन कर रहे हैं जी हम? 1 अगस्त को। हेज क्लोज उस दिन करते हैं जिस दिन हमें एक्चुअल रिसीट आनी है, जिस दिन एक्चुअल हमारा कैश लेन देन होना है। तो 1 अगस्त को हम हेज क्लोज कर रहे हैं। तो जनाब अब हमें 1 अगस्त को आउटस्टैंडिंग बेसिस लेने हैं। 1 अगस्त को हम आउटस्टैंडिंग बेसिस लेंगे, और आउटस्टैंडिंग बेसिस की कैलकुलेशन नहायत सिंपल है। आप देखते हो ओपनिंग बेसिस क्या है और इन बेसिस की टोटल लाइफ कितनी थी। 1 जून को बेसिस मैयर किया और आपने मुझे बताया इनको 30 सितंबर को जीरो होना था ना, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर टोटल लाइफ 4 महीने है। और 1 अगस्त को जब हम क्लोज कर रहे हैं रिमेनिंग लाइफ कितनी रह चुकी है? 2 महीने। इसका मतलब आधे बेसिस अमोर्टाइज हो चुके हैं 1 अगस्त तक, आधे बेसिस आउटस्टैंडिंग है। आधे बेसिस आउटस्टैंडिंग का मतलब 1 अगस्त तक जाते जाते स्पॉट और फ्यूचर के रेट में डिफरेंस इतना रह गया। समझ आई बात? 1 जून को स्पॉट और फ्यूचर में डिफरेंस इतना था, इस डिफरेंस ने ग्रेजुअली कम होना है। 1 अगस्त को आउटस्टैंडिंग बेसिस 0.0044 का मतलब है 1 अगस्त को स्पॉट और फ्यूचर में डिफरेंस इतना रह गया। ठीक है जी, क्योंकि ये बेसिस कम होते जा रहे हैं, ग्रेजुअली कम हो रहे हैं। जब हम 1 अगस्त तक पहुंचे हैं रिमेनिंग सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, तो 2 महीने के हिसाब से इतने बेसिस अभी बाकी हैं, क्योंकि इवनली अमोर्टाइज होते हैं, इवनली अमोर्टाइज हो रहे हैं। 2 महीने में 4 में से 2 महीने गुजर चुके हैं, 2 महीने रह गए हैं, तो बेसिस आधे अमोर्टाइज हो गए, आधे रह गए। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, इसके बाद हमें बेसिस और फ्यूचर में डिफरेंस पता लग गया यहां पे। और अगर मुझे यहां पे, जरा दोबारा जुमला सुन लिएगा, हमें फ्यूचर और स्पॉट में डिफरेंस क्या है 1 अगस्त को पता लग गया। 1 अगस्त को बेस स्पॉट के रेट में और फ्यूचर के रेट में क्या डिफरेंस है पता लग गया। तो अगर मुझे 1 अगस्त का स्पॉट मिल जाए तो 1 अगस्त का फ्यूचर मैं निकाल लूंगा, 1 अगस्त को फ्यूचर की प्राइस निकाल लूंगा। और यही तो मेरी जरूरत थी, यहीं से तो बात शुरू हुई थी ना, यहीं से बात शुरू हुई थी जी। मुझे 1 अगस्त को सितंबर फ्यूचर की प्राइस क्या है मुझे नहीं पता, तो यहीं से बात शुरू हुई थी एस्टिमेटिंग क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस। सितंबर फ्यूचर की प्राइस 1 जून में जो हमने सेल किए थे, सितंबर फ्यूचर की प्राइस जो हमने 1 जून में सेल किए थे, 1 अगस्त को कहां पे आ गई? उसी के लिए कहानी शुरू की थी, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अमोर्टाइजेशन ऑफ बेसिस। अब मैं जो जुमला बोल रहा हूं कि यहां पे मैंने कैलकुलेट जो किया है कि अभी 1 अगस्त को स्पॉट में और सितंबर के फ्यूचर के दरमियान जो डिफरेंस है वो ये है, उनकी प्राइसेस में फर्क ये है। और अब मैं एक और जो जुमला बोल रहा हूं, अगर मुझे 1 अगस्त का स्पॉट मिल जाए तो ये डिफरेंस उसमें मैं एडजस्ट करके 1 अगस्त का फ्यूचर का रेट निकाल सकता हूं, सितंबर फ्यूचर का रेट 1 अगस्त को क्या निकाल सकता हूं। तो स्टेप नंबर 3 में हम यही करते हैं। स्टेप नंबर 3 में हम स्पॉट ऑन 1 अगस्त लेते हैं और आउटस्टैंडिंग बेसिस फिर इसमें एडजस्ट किए जाते हैं। आउटस्टैंडिंग बेसिस 0.0044 पर पाउंड है स्पॉट।
1 अगस्त का स्पॉट, बोर्ड पे देखिएगा, हमें 1 जून का स्पॉट अवेलेबल है, 1 अगस्त का स्पॉट अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमें 1 जून को 2 मंथ फॉरवर्ड अवेलेबल है ना, 2 मंथ आगे जाए तो 1 अगस्त ही आता है। तो हम इस फॉरवर्ड को अज्यूम कर सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कि यही जो फॉरवर्ड है ये 1 अगस्त को एज स्पॉट प्रिवेल करेगा, क्योंकि फॉरवर्ड रेट होता क्या है, एक्सपेक्टेड स्पॉट। फॉरवर्ड रेट क्या है, एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ द सेटलमेंट। तो 2 मंथ फॉरवर्ड मतलब 1 अगस्त को एक्सपेक्टेशन है कि स्पॉट यहां पे होगा, तो हम अज्यूम करते हैं स्पॉट यहीं पे रहेगा। अब इसमें हमारा रेलेवेंट रेट कौन सा है, लो रेट है, पाउंड सेल का एग्रीमेंट चल रहा है, तो हमारे लिए तो ये वाला रेट रेलेवेंट चल रहा है। तो 1.7110 हमारा रेलेवेंट रेट है स्पॉट, 1.7110 डॉलर्स पर पाउंड। अब लास्ट स्टेप देख लीजिए जी, जिसके बाद हमारी एस्टिमेटेड क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस आएगी। ये मैं इतनी लंबी वर्किंग कर रहा हूं, ये 2 इलस्ट्रेशन में इस तरह कराऊंगा, उसके बाद ये वर्किंग एक लाइन में हुआ करेगी, ठीक है जी, इसलिए इसको समझ लीजिएगा कॉन्सेप्चुअली। 2 इलस्ट्रेशन में इस तरह आपको करवा दूंगा, फिर एक लाइन की वर्किंग हुआ करेगी जब ये सवाल हमारे सामने आएगा। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे, हमने डिस्कशन की थी कि भाई हमें स्पॉट मिल जाए तो स्पॉट में आउटस्टैंडिंग बेसिस एडजस्ट करके हम फ्यूचर पे जा सकते हैं। अब क्वेश्चन सिर्फ एक रह गया कि भाई आउटस्टैंडिंग बेसिस में ऐड करें कि लेस करें, तो वो यहां से देख लो भाई, फ्यूचर का रेट ज्यादा होता कम होता, फ्यूचर हाई है ना, तो भाई अगर 1 जून को फ्यूचर आया था, 1 जून को फ्यूचर आया था तो 1 अगस्त को भी फ्यूचर हाई ही रहेगा। इसका मतलब स्पॉट में बेसिस ऐड करेंगे, आपको यहां से देखना पड़ता है प्लस या माइनस का साइन। आप इधर देखते हो, अगर ओपनिंग पोजीशन पे फ्यूचर की प्राइस हाई है तो यहां पे भी फ्यूचर की प्राइस हाई होने वाली है, अगर ओपनिंग पोजीशन पे फ्यूचर की प्राइस लो है तो यहां पे भी फ्यूचर की प्राइस लो हो सकती है, लो ही होगी। जी बताइए क्या थी क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस, $1.7154। ये चीज आप यहां से भी समझ सकते हैं, ये ग्राफ आपके सामने एक फिर है, अगर शुरू में फ्यूचर प्राइस ऊपर है तो ये प्राइस ऊपर ही रहने वाली है, ठीक है, जैसे जैसे आगे चलेंगे ये ऊपर ही रहेगी, गैप कम होता जाएगा ऊपर ही रहेगी। लेकिन अगर शुरू में फ्यूचर की प्राइस नीचे होगी तो ये नीचे रहने वाली है, ठीक है, ये शायद फिर दोनों ही नीचे जा रहे होंगे, क्योंकि फ्यूचर की प्राइस ऊपर होने का मतलब क्या है कि गोइंग फॉरवर्ड करेंसी इज एक्सपेक्टेड टू गेट स्ट्रॉन्गर, ऐसा ही है ना। पाकिस्तान में स्पॉट 180 है और फॉरवर्ड 185 है, या फ्यूचर 185 है, इसका मतलब क्या है कि आगे चलते हुए रेट ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन है ना, तो भाई ये ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, अगर ये नीचे है तो नीचे ही रहेगा, ठीक है। तो हम ओपनिंग पोजीशन से देख लेते हैं प्लस माइनस का साइन क्या है, उसके मुताबिक एडजस्टमेंट का रेट वर्कआउट कर लेते हैं। लीजिए जी, क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस हमारे पास आ गई है 1.7154। अब हम क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। 1.7154 1.7154, तो सेल किया, बाय किया, यहां पे गेन नजर आ रहा है जी, कितना गेन है, 0.0344 का गेन है। टोटल गेन, ये तो डॉलर पर पाउंड में है ना, तो टोटल गेन जो हमारा बनेगा दैट विल बी 0.0344 डॉलर्स पर पाउंड इनटू 7 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 25,000 ईच, 7 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 25,000 ईच। तो टोटल गेन कितना बना जी डॉलर्स में, 6020। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? तो यहां पे एक हमने और टूल सीखा, एस्टिमेटिंग क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस। सवाल को अब कंप्लीट करते हुए आगे लेके चलते हैं। स्पॉट मार्केट सेटलमेंट की जाती है, इसके बाद फ्यूचर हैज क्लोज करने के बाद स्पॉट मार्केट सेटलमेंट होती है, और स्पॉट मार्केट सेटलमेंट में हमें सेल करने हैं 168,000 पाउंड्स 1 अगस्त के स्पॉट पे, जो कि हमने अज्यूम किया फॉरवर्ड के बराबर है 1.7110। तो जनाब कितनी डॉलर मिले यहां से 1 अगस्त के स्पॉट
जो 2 मंथ फॉरवर्ड हमने अज्यूम किया, पाउंड सेकंड करेंसी सेल की लो रेट पे, मल्टीप्लाई किया, कितने डॉलर मिले? 168,000 इंटू 1.711, 448। और फ्यूचर में हमें गेन आया हुआ है, तो जनाब इसको ऐड कर लेंगे, प्रोसीड्स में ऐड करेंगे, 6020, और ये जनाब हमारी टोटल प्रोसीड्स क्या बनी जी? 293,468 डॉलर्स जी। हेज, फ्यूचर हेज से कैसे हम चीज़ों को लेके चलते हैं? फ्यूचर हेज में हमने अभी तक कल वाली रिवीजन ही की है, सिर्फ एक हमने स्किल नई सीखी है, एस्टिमेटिंग क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस, और ये स्टेप के साथ यहाँ पे मैंने इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म कर दी ताकि आपको देखने में इसको आसानी रहे। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा ट्विस्टेड है जो मैं कल से एक टर्म यूज करता आ रहा हूं उसकी तरफ चलते हैं, और उसमें मैं पहला सिनेरियो आपसे डिस्कस करता हूं, फॉरेन करेंसी रिसीट का हैज यूजिंग लोकल करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स। मैं रिसीट के हैज पे इसलिए आया कि इलस्ट्रेशन 17 का जो सिनेरियो 2 है वो इससे रिलेट करता है। ठीक है जी, तो हम जरा इलस्ट्रेशन का सिनेरियो 2 पढ़ भी लेते हैं। सिनेरियो 2 जरा हम देखते हैं इलस्ट्रेशन 17 का क्या है, रीड करते हैं इसको जी। हम यूके कंपनी, हम यूके कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, मिकी पीएलसी, इनवॉइसेस अ यूएस कस्टमर फॉर $244,500 पेएबल ऑन 1 दिसंबर। अब यहां पे कहानी क्या है कि यूके कंपनी है जिसकी होम करेंसी क्या है? पाउंड। उसने एक फॉरेन कस्टमर को यूएस डॉलर में इनवॉइस किया है, उसका रिसीवेबल क्या है? डॉलर। अब यूके कंपनी जिसकी होम करेंसी पाउंड है, जिसके लिए फॉरेन करेंसी रिसीवेबल डॉलर्स है, उसको फ्यूचर हेज बनाना है 25 पाउंड के कॉन्ट्रैक्ट के साथ। हेज क्या करना है इसको? फॉरेन करेंसी रिसीवेबल, और कॉन्ट्रैक्ट कौन से अवेलेबल है? लोकल करेंसी के। मतलब उसको डॉलर बेचने का एग्रीमेंट करना है, लेकिन मार्केट में डॉलर बेचने का एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल ही नहीं है। अब इसको हम फिर थोड़ा रिवर्स एंगल से देखते हैं। डॉलर बेच के इसको मिलना क्या था, या मिलना क्या है? पाउंड ही मिलने हैं ना। डॉलर बेच के पाउंड मिलने हैं, तो डॉलर बेचना फॉर पाउंड या पाउंड खरीदना फॉर डॉलर, टेक्निकली कोई डिफरेंस है दोनों में? डॉलर सेलिंग डॉलर्स फॉर पाउंड या बाइंग पाउंड फॉर डॉलर, दे बोथ आर द सेम। हमें बेचने हैं डॉलर्स फॉर पाउंड। फ्यूचर मार्केट में हम ये नहीं कर सकते, हम डॉलर बेचने के एग्रीमेंट फ्यूचर मार्केट में नहीं कर सकते। डॉलर बेचने का एग्रीमेंट फॉर पाउंड फ्यूचर मार्केट में नहीं हो सकता, क्योंकि फ्यूचर मार्केट में हमें सिर्फ पाउंड कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है। इसका मतलब फ्यूचर मार्केट में हम सिर्फ पाउंड की बाइंग सेलिंग का एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो हमने कहा जी ठीक है जी, डॉलर बेचने का नहीं होता, पाउंड खरीदने का होता है ना, तो पाउंड खरीदना फॉर डॉलर, एक ही बात है, क्योंकि पाउंड की प्राइस तो डॉलर में गिवन है ना भाई, पाउंड की प्राइस तो डॉलर में गिवन है, तो हम डॉलर पे करेंगे, पाउंड ले लेंगे, एक ही बात हुई। डॉलर बेचो, पाउंड ले लो, डॉलर बेच के पाउंड लो, या पाउंड बाय करो, उसकी कीमत डॉलर में पे कर दो, बात तो एक ही है। आपकी जैसे डॉलर चला गया पाउंड आ गया, दिस व्हाट यू वांट। तो इस केस में जब आपने हेज करना है फॉरेन करेंसी को और आपने यूज करना है लोकल करेंसी कॉन्ट्रैक्ट, तो आप फिर अपनी कैश सेटलमेंट को इस टर्म में एक्सप्लेन करते हो, रीडिफाइन करते हो। आपकी वैसे सेटलमेंट है सेल ऑफ डॉलर, लेकिन इस टर्म में डिफाइन करो तो बाइंग पाउंड है, क्योंकि आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, हेज आपने इसका सेटअप करना है, हेज आपने इसका क्लोज करना है, तो इसलिए आपको अपनी ट्रांजैक्शन को, अपनी सेटलमेंट को इस टर्म में एक्सप्लेन करना, रीडिफाइन करना पड़ता है। आई रिपीट, आपकी ट्रांजैक्शन है सेल ऑफ डॉलर, लेकिन पाउंड की टर्म में बाइंग पाउंड है, तो बाइंग पाउंड के हिसाब से चल पड़ो आप। अब आपने जो है सेटअप करना है वो बाइंग पाउंड के हिसाब से करना है। हम इलस्ट्रेशन 17 का पार्ट बी देख रहे हैं। हम इलस्ट्रेशन नंबर 17 का
पार्ट 2 सिनेरियो 2 देखते हैं और इसमें हम वही 1 जून पे ही हेज सेटअप करने जा रहे हैं। सबसे पहले 1 जून को सेटअप फ्यूचर हेज, और हमने जो डिस्कशन की उसमें कहा जी हम हेज सेटअप करेंगे बाय पाउंड फ्यूचर से। बाकी आगे कहानी कुछ वैसे ही चलती रहेगी। बाय पाउंड फ्यूचर से सेटलमेंट डेट कौन सी, तो हमें पैसा आना है 1 दिसंबर को, तो दिसंबर सेटलमेंट डेट, और दिसंबर सेटलमेंट डेट के फ्यूचर की प्राइस है 1.7570। कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं अमाउंट टू बी हेज्ड, अमाउंट क्या हेज करनी है जी आपने, $244,500 डिवाइड विद कॉन्ट्रैक्ट साइज। कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या है 25,000 पाउंड। अब यहां पे एक नया स्टेप आ गया, पहला चेंज इधर आया, बाय सेल में फर्क पड़ गया, दूसरा चेंज यहां पे आ गया, डॉलर को पाउंड से डिवाइड तो नहीं कर सकते ना। पहले तो होता था पाउंड ही हेज करने होते थे, पाउंड के ही कॉन्ट्रैक्ट होते थे, तो पाउंड डिवाइड बाय पाउंड हो जाता था। अब डॉलर हेज करने हैं पाउंड के कॉन्ट्रैक्ट से, तो अब नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालने के लिए पहले आपको डॉलर को पाउंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और डॉलर को पाउंड में कन्वर्ट करने के लिए आप यही फ्यूचर का रेट यूज कर सकते हैं। इसी रेट से डॉलर को पाउंड में कन्वर्ट कर लीजिए, डॉलर ने पाउंड में कन्वर्ट होना है, फर्स्ट करेंसी ने कन्वर्ट होना है, डिवीजन से कन्वर्ट होगी। तो बताइए यहां से इस फैक्टर को सॉल्व करके आपके कॉन्ट्रैक्ट कितने बनते हैं। ये देखिए जरा फैक्टर आपके सामने है, डॉलर्स को पहले पाउंड में कन्वर्ट कर लिया, फिर कॉन्ट्रैक्ट साइज से डिवाइड किया, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स बने जी, वैल्यू बोल दीजिए फिर राउंड ऑफ कर लेंगे। 5.56, इसको हम राउंड ऑफ करेंगे 6 कॉन्ट्रैक्ट। हेज सेटअप हो गया। स्टेप नंबर 2, 1 दिसंबर का टाइम आएगा जहां पे आपने क्लोज आउट करना है फ्यूचर हेज और कैलकुलेट करना है गेन लॉस इन फ्यूचर। सर ये जो ऊपर जो रेट है जो कन्वर्ट करने के लिए हमने यूज किया, ये हम तो दिसंबर की फ्यूचर्स का कौन सा है ना आज, तो मैं कौन सा आज डॉलर बेच रहा हूँ, मैंने भी तो दिसंबर में जाके बेचने हैं ना। वैसे इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें आप चाहे तो स्पॉट रेट यूज़ कर लें, चाहे तो फ्यूचर का रेट यूज़ कर लें, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। इस कन्वर्जन के लिए बेसिकली हम कॉन्ट्रैक्ट एस्टिमेट करने के लिए रेट यूज़ कर रहे हैं। मैं कौन सा इसको खरीदो फरोख्त के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ डॉलर में एक एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ डॉलर लेनी है ताकि मुझे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, आप चाहे तो ये प्राइस ले लें, चाहे तो स्पॉट रेट ले लीजिए, ठीक है, दोनों ऑप्शन ली जा सकते हैं। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, जब क्लोज आउट करना है हेज, तो हेज क्लोज आउट करने के लिए आपने बाय पाउंड किए हुए हैं, डॉलर पर पाउंड 1.7570 पे, क्लोज आउट करने के लिए आप सेल पाउंड करेंगे। बाय पाउंड आपने किए थे 1 जून को और सेल पाउंड करेंगे आप 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर को आपने सेल पाउंड करने हैं, और सेल पाउंड करने के लिए आपको दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस ऑन 1 दिसंबर, इज इट अवेलेबल? द आंसर इज नो। एस्टिमेटिंग क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस एक तो फिर हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। हम एक और वर्किंग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, से अब हम पार्ट 2 कर रहे हैं, इसलिए हम दोबारा वर्किंग करते हैं एस्टिमेटिंग क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस। क्योंकि हमने पाउंड फ्यूचर जो 1 जून को सेटअप किया, दिसंबर का पाउंड फ्यूचर जो हमने 1 जून को सेटअप किया, उसको हमने 1 दिसंबर को क्लोज करना है, और 1 दिसंबर को दिसंबर फ्यूचर की प्राइस क्या है वो हमें गिवन नहीं है। 3 स्टेप्स में ये हम प्राइस फाइंड आउट करते हैं जी। स्टेप नंबर 1 स्पॉट, बल्कि लेट मी पुट डेट्स एज वेल। स्टेप नंबर 1 हमारा है 1 जून का। 1 जून को हम देखते हैं स्पॉट क्या है, 1 जून को हम देते हैं दिसंबर फ्यूचर, क्योंकि हम दिसंबर फ्यूचर में डील कर रहे हैं, दिसंबर फ्यूचर की प्राइस क्या है। डॉलर पर पाउंड में स्पॉट, हमें यहां पे आप देखिएगा डॉलर बेचने हैं आपने, आपके लिए रेलेवेंट स्पॉट क्या है, यहां पे डॉलर बेचने हैं, फर्स्ट करेंसी बेचनी है। टेबल से बताओ फर्स्ट करेंसी सेल किस रेट पे होती है, हाई पे लो पे? लुक एट द टेबल, फर्स्ट करेंसी सेल, फर्स्ट करेंसी सेल हाई रेट।
तो ये जी स्पॉट रेलेवेंट आपका 1.7450, 1.7450 और दिसंबर फ्यूचर की प्राइस 1 जून को जो आपने ली हुई है वो है 1.7570, 1.7570। यहां से आपको मिले ओपनिंग बेसिस जो 1 जून को प्रिवेल कर रहे हैं, कितने हैं जी? 0.0120 डॉलर पर पाउंड। ओपनिंग बेसिस आ गए। स्टेप नंबर 2, आउटस्टैंडिंग बेसिस निकालने आपने ऑन 1 दिसंबर। उसका तरीका है, आप लेते हैं ओपनिंग बेसिस और इसको डिवाइड करते हैं इन बेसिस की टोटल लाइफ से। जब ये बेसिस आपने मेजर किए, इस वक्त इन बेसिस की टोटल रिमेनिंग लाइफ कितनी है? इनको बेसिस को जीरो कब होना है? 31 दिसंबर को जीरो होना है इनको। दिसंबर फ्यूचर है ना, तो दिसंबर फ्यूचर के बेसिस 31 दिसंबर को जाके जीरो होंगे। 31 दिसंबर को जीरो होने तो 1 जून को इनकी लाइफ कितनी है? 1 जून से 31 दिसंबर तक 7 मंथ्स। और जब आप क्लोज कर रहे हो तब कितनी लाइफ रह गई है? 1 मंथ। तो आउटस्टैंडिंग बेसिस आपके ये निकले जी। तो बताइए कितने हैं आउटस्टैंडिंग बेसिस? 0.012 डिवाइड विद 7, 0017 ये आपके आउटस्टैंडिंग बेसिस है। स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3, स्पॉट ऑन 1 दिसंबर लेंगे और आउटस्टैंडिंग बेसिस इनमें एडजस्ट करेंगे। आउटस्टैंडिंग बेसिस डॉलर्स पर पाउंड में आपने कैलकुलेट किया 0.0017 और स्पॉट आप लेंगे 1 दिसंबर का स्पॉट चाहिए तो आप 1 जून पे 6 मंथ फॉरवर्ड को स्पॉट लोगे और इसमें रेलेवेंट रेट शायद आपका ये रहने वाला है, क्योंकि आपने रेलेवेंट रेट ये लिया ना, स्पॉट में ये था हाई, तो फॉरवर्ड में भी हाई रहेगा आपका 1.6880, 1.6880 और प्लस या माइनस देखिए यहां पे फ्यूचर की वैल्यू कम है स्पॉट से, ज्यादा है? ज्यादा है, तो यहां पे भी ज्यादा ही रहेगी। लीजिए जी, ये आपकी एस्टिमेटेड क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस आ गई। कितने जी? 1.6897 पर पाउंड। एस्टिमेटेड क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस 1.6897, 1.6897 जी। ये तीनों स्टेप्स आपके सामने से बता रहे हैं। ओपनिंग बेसिस कैलकुलेट हुए, आउटस्टैंडिंग बेसिस डिटरमिन किए गए और 1 दिसंबर के स्पॉट में आउटस्टैंडिंग बेसिस एडजस्ट करके क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस एस्टिमेट की गई। ये कैलकुलेशन एक लाइन में आइंदा जब आप प्रेजेंट करेंगे वो देखिए कैसे होगा। क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस आपकी एक लाइन में निकलेगी भाई। क्लोजिंग स्पॉट में आउटस्टैंडिंग बेसिस ऐड होने हैं, वो हमें यहां से नजर आ रहे हैं। और आउटस्टैंडिंग बेसिस कैसे आते हैं? 1.7570 माइनस 1.7450, ये ओपनिंग बेसिस है, डिवाइड विद 7, ये आउटस्टैंडिंग बेसिस हो गए। तो ये आपकी कैलकुलेशन आ गई है एक लाइन। ये ओपनिंग बेसिस है, ये आउटस्टैंडिंग बेसिस है, डिवाइड किया तो आउटस्टैंडिंग बेसिस आ गए और ये क्लोजिंग स्पॉट में एडजस्ट कर दी। प्लस करना है माइनस करना है अब देख लेंगे। तो ये एक लाइन में ये कैलकुलेशन यहां पे आती है जो मैंने आपको 3 स्टेप में सिखाई थी, इतना लंबा बिखेड़ा डाल के। ये आइंदा हम एक लाइन में क्या करेंगे? 1 है ना, इसलिए मैंने किया नहीं। ये लो डाल दो सानी के लिए, ये लो। प्लस या माइनस देख लिया करेंगे आप क्या होना, वो यहां से पता लग जाएगा आपको। इधर से पता लग रहा है ये फ्यूचर है, ये स्पॉट है। यहां से पता लग रहा है कि फ्यूचर की वैल्यू ज्यादा है तो ये प्लस होगा, फ्यूचर की वैल्यू कम होती तो ये माइनस होता। बाय द वे यहां पे फिर ख्याल रखना है, हमने इसको प्लस माइनस नहीं क्रिएट करना, हमने इसमें प्लस माइनस नहीं करना, हमने लॉजिकली सोच के यहां पे प्लस माइनस का साइन लगाना है। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, हमारे पास क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस आ गई है, तो अब हम प्रोसीड करते हैं आगे, क्योंकि आगे भी कुछ डिफरेंट आने वाला है। बताइए यहां पर जी, बाय किया पाउंड, सेल किया पाउंड, हमें तो लॉस आ गया। कितना लॉस है? 0.0673
$3 पर पाउंड, तो ये तो पर पाउंड लॉस है, हमारा टोटल लॉस कितना होगा? $0.0673 इंटू कितने कॉन्ट्रैक्ट्स है जी? 6 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 25,000 पाउंड ईच। कितना बना टोटल लॉस? $100,095। अब जरा यहां पे फिर तवज्जो चाहिए आपकी। ये जो लॉस आया डॉलर्स में, आप किस कंपनी के लिए काम कर रहे हो? किस कंट्री ऑफ रीजन की कंपनी है वो? सिनेरियो 2 यूके कंपनी। लॉस आपका आ गया, ये लॉस आपने पे करना है एक्सचेंज को। डू यू हैव डॉलर? द आंसर इज नो। आपका तो डॉलर नहीं होते, आप तो यूके की कंपनी है। ये नई चेंज यहां पे आई। पहले क्या होता था? गेन या लॉस हमारी अपनी करेंसी में निकलता था, यहां पे गेन या लॉस फॉरेन करेंसी में निकल आया। तो गेन होता तो हमें फॉरेन करेंसी मिलती, लॉस है तो फॉरेन करेंसी पे करनी है। तो भाई फॉरेन करेंसी मिलती तो हम बेच देते, लॉस है तो खरीदनी पड़ेगी हमें, तो हमें लॉस को यहां पे फिर मार्केट से बाय करके एक्सचेंज को पे करना है, बाय एट स्पॉट। अब डॉलर बाय करने हैं, फर्स्ट करेंसी बाय करनी है, फर्स्ट करेंसी बाय करते हैं आप लो रेट पे, और आपके लिए बाय करने के लिए लो रेट जो रेलेवेंट यहां पे निकलेगा फिर वो ये निकलेगा। ऐसा ही है जी। 1 दिसंबर पे खड़े हो ना, तो 1 दिसंबर तो ये रेट चल रहा है आपका, तो आपने डॉलर बाय करने आप स्टॉक फ्यूचर एक्सचेंज को देने के लिए, तो फर्स्ट करेंसी लो रेट पे बाय करेंगे 1.6760, और डॉलर फर्स्ट करेंसी बाय करनी है, डिवीजन विल बी यूज्ड 1.6760, डिवीजन विल बी यूज्ड। तो जनाब बताइए आपका लॉस इन स्टर्लिंग कितना बना? $6023। तो जनाब जब आप लोकल करेंसी में डील कर रहे होते हैं तो ये एडिशनल स्टेप आ जाता है। जब आपके पास लोकल करेंसी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हो तो ये एडिशनल स्टेप आ गया। लॉस सिर्फ एक कैलकुलेशन में नहीं आता, एक और कैलकुलेशन से उसको, क्योंकि लॉस आपको सिंगल कैलकुलेशन से फॉरेन करेंसी में मिलेगा, आपको फिर उसको होम करेंसी में कन्वर्ट करना होता है, बिकॉज यू आर मेजरिंग ऑल कैश फ्लोज इन योर होम करेंसीज फाइनली। आपने फ्यूचर हेज सेटअप किया, फ्यूचर हेज सेटअप करते हुए आपको थोड़ा सा चैलेंज आया, आपने उसको कैसे डील किया? मैंने हाईलाइट करके डिफरेंसेस को हाईलाइट कर दिया। फिर आपने फ्यूचर हेज क्लोज किया, फ्यूचर हेज क्लोज करते हुए एक एडिशनल चैलेंज आया कि आपको ये फॉरेन करेंसी में लॉस आ रहा था, तो इसको आपको एडिशनल स्टेप लेके उसको लोकल करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ा। अब फ्यूचर में डीलिंग खत्म हो गया, तो अब कहानी आगे स्पॉट मार्केट की रह गई। स्पॉट मार्केट में तो हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में मसला था कॉन्ट्रैक्ट्स का, स्पॉट मार्केट में तो कोई मसला नहीं है, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है, और वो हमारी रहेगी स्पॉट मार्केट सेटलमेंट। वो रहेगी कुछ ऐसे कि हम सेल करेंगे डॉलर 244,500, फर्स्ट करेंसी सेल करनी है, फर्स्ट करेंसी यू सेल हाई, ऐसा ही है जी, एंड डिवीजन इज यूज्ड, तो रेलेवेंट रेट जो चल रहा है 1.6880 है। कितने पाउंड की प्रोसीड्स आएगी? आपने जब डॉलर बेचे स्पॉट पे, कितने पाउंड की प्रोसीड्स मिली आपको? 244,500 डिवाइड विद 1.6880, 144,846 ये प्रोसीड्स है। इसमें से आप लेस कर दें लॉस इन फ्यूचर 6023, ये लीजिए आपकी नेट प्रोसीड्स आ गई। नेट प्रोसीड्स कितनी है जी? 138,823 पाउंड्स। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल यहाँ पे जी? कोई चीज़ समझ नहीं आई पूछिए। अब आप ज़रा ये रिसीट्स के ज़रा हेज के स्टेप पढ़ लीजिए। ये जो हमारे यहाँ पे
स्लाइड्स में अवेलेबल हैं जो आपने अदरवाइज अभी नहीं पढ़े थे। ये जी फॉरेन करेंसी रिसीट्स यूजिंग लोकल करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये हमने अभी परफॉर्म किया कैलकुलेशन। तो देखिए जरा इस कैलकुलेशन में क्या हमने यही स्टेप परफॉर्म किए थे। रिसीट्स को हेज करने के लिए हमने लोकल करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय किए थे। अगर फॉरेन करेंसी कॉन्ट्रैक्ट होते तो हम रिसीट को हेज करने के लिए फॉरेन करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल करते हैं। यहाँ पे लोकल करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमने बाय किए हैं, फिर हमने सेल करके क्लोज किया, हमें गेन या लॉस आया, वो फॉरेन करेंसी में आया होगा, हम उसको लोकल करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, ये एडिशनल स्टेप आ जाता है। और उसके बाद ये ट्रांजैक्शन नॉर्मल है। थर्ड स्टेप कॉमन है कि सेटलमेंट करें ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन में और गेन लॉस को उस ओपन मार्केट स्पॉट मार्केट ट्रांजैक्शन में एडजस्ट करते हैं। यही स्टेप हमने परफॉर्म किए हैं अभी सवाल जो हमने सिनेरियो 2 देखा उस पर। बिल्कुल सिमिलर वे में हम फॉरेन करेंसी पेमेंट को भी लोकल करेंसी कॉन्ट्रैक्ट से हेज कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास इलस्ट्रेशन 18 अवेलेबल है। अच्छा जी, एक थोड़ी सी आप बेसिक सा कह सकते हैं एग्जाम लेवल अंदाज की एक कंप्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 19। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये भी रिवीजन है, जो अब तक हमने काम किया उसकी रिवीजन है, लेकिन विद अगेन कुछ नया आएगा इसमें। कैलकुलेट द नेट कॉस्ट इन स्टर्लिंग ऑफ हेजिंग द करेंसी रिस्क विद फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग मनी मार्केट यूजिंग करेंसी फ्यूचर्स। 3 हेजिंग टूल्स हैं जो हमने अभी तक सीखे हैं। उसने कहा इन तीनों टूल्स को अप्लाई करके आप कॉस्ट इन स्टर्लिंग बताइए नेट क्या है। गालबन फॉरेन करेंसी पेमेंट की कोई बात होगी और हमसे यूके कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, हमसे पूछा जा रहा है स्टर्लिंग में कॉस्ट बताइए क्या है। यूजुअली हम कॉस्ट और प्रोसीज अपनी लोकल करेंसी में कन्वर्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो चूंकि कॉस्ट इन स्टर्लिंग मांगा गया है उससे मैं समझ रहा हूं यूके कंपनी के लिए वर्किंग होने जा रही है। डाटा पढ़ते हैं जी। इट इज नाउ एंड जुलाई, अ यूके कंपनी एक्सपेक्ट्स द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स इन यूरोज एट द एंड ऑफ द मंथ इन 3 months टाइम। 3 महीने बाद ये रिसीट्स ये पेमेंट्स यूरो में यूके कंपनी की ड्यू है। तो सबसे पहला काम तो बाधा यहां पे चूंकि 3 महीने बाद है, मैचिंग हो जानी चाहिए। तो मैचिंग के बाद क्या बचता है, यूरो 211000 पेबल इन 3 months, ऐसे ही है जी। ये हमारी नेट ट्रांजैक्शन बची है जिसको हम हेज करना है। द कंपनी इज कंसर्न्ड अबाउट एक्सपोजर to a risk of movement in sterling euro exchange rate and it has decided to hedge the exposure. It is considering 3 methods: forward rate, forward exchange, money market, currency future. One by one. Euro per pound spot 3 month forward, 3 months interest rates, borrowing, deposits, sterling के, यूरो के, और नीचे करेंसी फ्यूचर की कहानी है। तो करेंसी फ्यूचर की कहानी हम बाद में देखते हैं। एफआरए और मनी मार्केट को हम जरा पहले सेटल कर लें। एफआरए और मनी मार्केट को हम सेटल कर लें, वो है फ्यूचर्स को हम बाद में डील कर लेंगे। हम इलस्ट्रेशन 19 में बात कर रहे हैं। एफआरए सबसे पहले करेंगे। एफआरए टू बाय पेमेंट है ना, टू बाय 2.110 यूरोज हैं इन 3 months फॉरवर्ड। तो जनाब 3 month फॉरवर्ड रेट क्या है, हमने यूरो खोल लीजिएगा टेबल जरा। यूरो बाय करने हैं, फर्स्ट करेंसी बाय करनी है। फर्स्ट करेंसी यू बाय एट लो रेट, यू डिवाइड एंड 3 month फॉरवर्ड। 3 month फॉरवर्ड में लो रेट से डिवाइड करेंगे 1.4443। कोई डिसएग्रीमेंट है तो बोलिएगा। कितने पाउंड बनी कॉस्ट हमारी यहां पे एफआरए? 3 month फॉरवर्ड में हम यूरो बाय करेंगे। 3 month फॉरवर्ड में यूरो फर्स्ट करेंसी बाय करना, लो रेट विड अप्लाई। जी ये जी हमारी एफआरए की कहानी होगी। इस बाद मनी मार्केट की कहानी। सबसे पहले स्टेप्स लिखे जाते हैं। फॉरेन करेंसी लायबिलिटी, यूरो लायबिलिटी को हेज करना है तो यूरो डिपॉजिट होना है तो स्टर्लिंग बोरो होना है। स्टर्लिंग बोरो करके यूरो डिपॉजिट करने के लिए बाय यूरो एट स्पॉट। ये 3 स्टेप है जी। कोई दिक्कत इन स्टेप को डिफाइन करने में, सोचने में प्रॉब्लम कोई? यूरो लायबिलिटी को हेज करने के लिए यूरो डिपॉजिट होगा। यूरो डिपॉजिट है तो स्टर्लिंग बोरो करेंगे, क्योंकि मनी मार्केट हेज में एक डिपॉजिट करेंसी होती है, एक करेंसी बोरो होती है।
तो पहले हम फॉरेन करेंसी का फैसला कर लेते हैं कि उसके साथ क्या सलूक होना है। तो फॉरेन करेंसी का फैसला हो गया, डिपॉजिट है, तो जनाब लोकल करेंसी बारो है, तो लोकल करेंसी पाउंड बारो करेंगे, उससे यूरो खरीदेंगे और यूरो डिपॉजिट करवा देंगे। ये 3 स्टेप्स जब हमारे पास आ जाएं तो एक्स यूरो डिपॉजिट करवाने हैं। यूरो किस रेट पे डिपॉजिट होने हैं जी? यूरो किस रेट पे डिपॉजिट होने हैं? 3.4 और 3 महीने के लिए डिपॉजिट होने हैं। तो कितने यूरो डिपॉजिट करें कि हमारे पास 3 महीने में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 2.110000 यूरो हो जाए? सॉल्व इट फॉर एक्स। टू 92,216 ये यूरो आपने डिपॉजिट करने के लिए मार्केट से बाय करेंगे। तो स्पॉट में यूरो बाय करना है, फर्स्ट करेंसी बाय करना है, फर्स्ट करेंसी यू बाय लो, तो एट स्पॉट एंड यू डिवाइड 1.4537। तो जनाब कितने पाउंड्स चाहिए आपको ये यूरो बाय करने के लिए? जी 1439235। और ये पाउंड आप उधार लेंगे 3 महीने के। तो पाउंड किस रेट पे उधार मिलते हैं? 6.2% पे, 6.2% पे। तो जनाब आपके पास कितने पैसे का लोन विद इंटरेस्ट स्टैंड करेगा एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी? इंटरेस्ट इसमें ऐड कीजिए, कंपाउंड कीजिए। वन 461,543। एक बार फिर कैलकुलेशन देखिएगा जरा, ठीक है ये? अच्छा, यहां पे भी एक आंसर में एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इसको प्रेजेंट किया गया है, उसको भी मैं डिस्कस करना जरूरी नहीं है कि हम वो करें। जैसे मैंने कहा कि थोड़ी थोड़ी एम्बिग्युइटी, थोड़ी ऑप्शन आती हैं। हमने यहां पे क्या अज्यूम किया है? मनी मार्केट हेज लेने के लिए हम पाउंड उधार लेंगे, उससे यूरो बाय करेंगे और यूरो डिपॉजिट कर देंगे। यही किया ना हमने। यहां पे सिर्फ एग्जामिनर इसने जो सोल्यूशन दिया उसमें सिर्फ एक डिफरेंस है। उसने कहा पाउंड उधार ना लें, पाउंड आपके पास एम्पल पड़े हुए, आपके पास पाउंड डिपॉजिट अकाउंट में पड़े हुए, अब वहां से निकाल लें, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट लूज करेंगे आप। हमने कहा जी हम पाउंड उधार लेके यूरो खरीद रहे हैं, उसने कहा जी अज्यूम किया कि पाउंड हमारे पास एम्पल पड़े हुए हैं, हम अपने डिपॉजिट अकाउंट से विड्रॉ कर रहे हैं, तो हमें इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं पड़ी, हमारी इंटरेस्ट इनकम लूज हो रही है। तो उसने 6.2 की जगह 4.6 का रेट यूज किया सोल्यूशन में। तो आई डोंट थिंक दैट इज समथिंग विच यू शुड बी कंसिडरिंग। हमारी कहानी इसकी खत्म हो गई है। ये जनाब मनी मार्केट से आउटकम है, ये आपकी एफआरए से आउटकम है। अच्छा जी, अभी वी टेक अ ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं। इसका फ्यूचर का पार्ट आके हम देखेंगे फिर इंशाअल्लाह। अच्छा जी, ब्रेक से पहले हम इलस्ट्रेशन 19 को डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने मनी मार्केट और एफआरए को हमने कवर कर लिया था, और इसका फ्यूचर का पार्ट हमने अभी पढ़ा भी नहीं था। हमने कहा था ये हम इसको इन दो से डील कर लें, फिर इसको पढ़ेंगे और डील भी कर लेंगे। तो जनाब ये इसकी फ्यूचर की कहानी शुरू होती है इधर से, छोटी सी कहानी, ज़्यादा लंबी नहीं है। करेंसी फ्यूचर, करेंसी फ्यूचर्स फॉर स्टर्लिंग यूरो आर ईच ऑफ 100,000 यूरो। तो फॉरेन करेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है, हमने भी यूरो ही हैज करना है। एंड आर प्राइस्ड इन स्टर्लिंग, मतलब यूरो की खरीदो फरोख्त की एग्रीमेंट स्टर्लिंग में। ओके, अज्यूम दैट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स मैच्योर एट द एंड ऑफ द मंथ, जो डेट्स बताई गई हैं उसके एंड पे मैच्योर होते हैं। Assume for the purpose of this question that when the future position is closed at the end of October, the basis is 0. मतलब बेसिस 0 assume कर लो। इसका क्या मतलब हुआ? जो करंट डिफरेंस है वही। बेसिस 0 का मतलब डिफरेंस 0, मतलब फ्यूचर आपका स्पॉट के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि बेसिस आपका फ्यूचर और स्पॉट की डिफरेंस बताता है ना। तो बेसिस 0 उसने जिंदगी थोड़ी आपकी आसान की। अच्छा जी, फ्यूचर प्राइसेस एट द एंड ऑफ जुलाई
जुलाई एंड पे जो प्राइसेस हैं सितंबर फ्यूचर दिसंबर फ्यूचर की वो क्या है, और ये ख्याल रखना है प्राइसेस हैं स्टर्लिंग पर यूरो में। ठीक होगा जी। जो ऊपर था ना ये जो स्पॉट और फॉरवर्ड थे ये यूरो पर स्टर्लिंग में था, और यहाँ पे यूरो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, पाउंड में प्राइसेस हैं, पाउंड पर यूरो हैं। तो एनीवेज जी हम अपना हेज सेटअप स्टार्ट करते हैं। हम एंड जुलाई में इस वक्त बैठे हुए हैं और हमें एंड अक्टूबर की पेमेंट को हेज करना है। हम एंड जुलाई में हैं और 3 महीने बाद एंड अक्टूबर की पेमेंट को हमें हेज करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद सेटिंग अप फ्यूचर हेज पोजीशन। अब हम फ्यूचर हेज का सिनेरियो देख रहे हैं और सबसे पहले हम एंड जुलाई में सेटअप फ्यूचर हेज करेंगे। फ्यूचर हेज सेटअप करने के लिए हमें यूरो पेमेंट को हेज करना है यूरो फ्यूचर्स की मदद से। हमें आगे चल के यूरो बाय करने हैं, तो आज हम क्या करेंगे, बाय यूरो फ्यूचर्स। हमें एंड अक्टूबर में पेमेंट करनी है। एंड अक्टूबर में पेमेंट से डील करने के लिए रेलेवेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर दिसंबर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, और प्राइस जो अवेलेबल है इट इज 0.6929 स्टर्लिंग पर यूरो। और नेक्स्ट लास्ट स्टेप कॉन्ट्रैक्ट्स, हमने अमाउंट हेज करनी है यूरो 2110,000 और कॉन्ट्रैक्ट साइज है यूरो 100,000। तो जनाब ये कितने कॉन्ट्रैक्ट्स बने, 21.1, राउंड ऑफ करें 21 कॉन्ट्रैक्ट्स, हेज सेटअप हो गया जी। हमें यूरो के 21 कॉन्ट्रैक्ट्स दिसंबर सेटलमेंट डेट के बाय करने हैं जिनकी प्राइस एंड जुलाई में 0.6929 है स्टर्लिंग पर यूरो। सेटिंग अप करेंसी फ्यूचर हेज। अच्छा जी, इसके बाद हम एंड अक्टूबर का वेट करते हैं जहां पे हमें हेज पोजीशन क्लोज आउट करनी है। क्लोज आउट फ्यूचर हेज और कैलकुलेट करें गेन और लॉस इन फ्यूचर। क्लोज आउट करने के लिए हमने पहले बाय यूरो किया हुआ है स्टर्लिंग पर यूरो के हिसाब से 0.6929। अब हमें सेल यूरो करना है लेकिन क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस हमें अवेलेबल नहीं है। हमें क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस हमने एंड अक्टूबर में यूरो फ्यूचर किस रेट पे सेल करना है, लेकिन हमें जो चीज अवेलेबल है वो ये है कि एंड अक्टूबर में समझो बेसिस जीरो है। बेसिस जीरो का मतलब होता है एंड अक्टूबर में स्पॉट और फ्यूचर बराबर हो चुके हैं। इसका मतलब अगर आपको एंड अक्टूबर का स्पॉट मिल जाए तो वही आपका बेस फ्यूचर की प्राइस बनेगी, और एंड अक्टूबर का स्पॉट के लिए आप फॉरवर्ड को अज्यूम करोगे। तो अब देख लो इसमें आपका रेलेवेंट रेट कौन सा है। आपकी ट्रांजैक्शन क्या है, यूरो बाय करना, फर्स्ट करेंसी बाय करना। फर्स्ट करेंसी बाय होती है लो रेट पे, ये है जी आपका रेलेवेंट रेट। लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये है कि ये रेट यूरो पर पाउंड में है और फ्यूचर की प्राइसेस पाउंड पर यूरो में है। तो यूरो पर पाउंड को पाउंड पर यूरो में कन्वर्ट करना है तो सिंपली रेसिप्रोकल। तो आपने जो स्पॉट लेना है, यहां पे लेना तो स्पॉट ही है, स्पॉट इज इक्वल टू फ्यूचर, ठीक है, क्योंकि बेसिस जीरो है। लेकिन आप इसको 1/1.4443 करोगे तो आपको मिलेगा पाउंड पर यूरो। ये यूरो पर पाउंड था, इसका रेसिप्रोकल ले लो, पाउंड पर यूरो आ जाएगा। क्या आता है, .6923। ये आपका बेसिस जीरो है, इसका मतलब स्पॉट इज इक्वल टू फ्यूचर। लेकिन डिनोमिनेशन जरा देख लेना है कि हमारा फ्यूचर चूंकि पाउंड पर यूरो में है तो स्पॉट को भी पाउंड पर यूरो में कन्वर्ट करके फिर ही हम लाइक विद लाइक कंपैरिजन हो सकते हैं। तो हमने इसको भी पाउंड पर यूरो में कन्वर्ट किया। अब हम देखते हैं हमें बाय किया, सेल किया, हमें लॉस है। कितना लॉस है जी, पाउंड पर यूरो 0.0006
पाउंड पर यूरो लॉस है, तो टोटल लॉस यहां से ले लो, पाउंड 0006 मल्टीप्लाइड विद 21 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 100,000 यूरो ईच, तो टोटल लॉस कितना बना जी? 1260 पाउंड, दिस इज योर टोटल लॉस। हेज पोजीशन सेटअप हुई, हेज पोजीशन क्लोज हुई और फ्यूचर पे गेन लॉस आया। इसके बाद आप स्पॉट मार्केट सेटलमेंट करते हैं। अब आप स्पॉट मार्केट सेटलमेंट करेंगे। स्पॉट मार्केट सेटलमेंट का मतलब है कि आप बाय करेंगे यूरो 2110,000, यूरो बाय करेंगे 3 मंथ फॉरवर्ड को लेते हुए 1.443, यही रेट था ना आपका यूरो बाय करने का। यूरो बाय करने का रेट भाई, फर्स्ट करेंसी बाय करने का रेट यही बनता था ना, तो 1.443 इस पे आप बाय करेंगे और यूरो ने कन्वर्ट होना है, डिवीजन विल बी यूज। तो बोलिए कितने पाउंड्स? कितने पाउंड्स आपकी कॉस्ट आएगी रिक्वायर्ड यूरो बाय करने में स्पॉट रेट पे? 1460,915 और इस कॉस्ट में ये लॉस ऐड कर दीजिए। लॉस इन फ्यूचर है, ये कॉस्ट में ऐड हो जाएगा 1260। तो ये आप देख लीजिए यहां से टोटल कॉस्ट आपकी कितनी बनी। ये जी आपकी टोटल कॉस्ट बनी। अगर आप करेंसी फ्यूचर से हेज करते हैं, टोटल कॉस्ट आपकी क्या बनेगी? 2.11 मिलियन यूरो सेटल करना। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? करेंसी फ्यूचर्स पे हमारी डिस्कशन कंप्लीट है। मनी FRA मनी मार्केट फ्यूचर्स, आई डोंट थिंक कि जो हमने डिस्कशन कर ली, जितनी इलस्ट्रेशन कंप्रीहेंसिव हमने कवर कर ली, उनसे बाहर हमें कोई चीज़ एग्जाम में अब नजर आने वाली है इंशाअल्लाह। आल्दो हम एग्जाम क्वेश्चन भी आगे चल के देखेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इससे कोई आगे की चीज़ आपको मिलने वाली है। तो ये आपने स्टेप्स अच्छी तरह समझ के पढ़ लिए। यही इलस्ट्रेशन एक दफ़ा दोस्तों आपने हाथ से समझ के गुजार ली, याद करके नहीं, समझ के गुजार ली, तो इंशाअल्लाह ये आपका करेंसी फ्यूचर्स तक जो हमने टूल डिस्कस किया, ये आपके कहीं नहीं जाते। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? FRA मनी मार्केट एंड फ्यूचर्स 3 टूल्स हम डिस्कस कर चुके हैं और अब हमें मूव करना है नेक्स्ट टूल की तरफ, करेंसी ऑप्शंस, जिससे आप फेमिलियर है थोड़ा बहुत, है ना। FRA इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्या पढ़ा होता है आपने इसको? कुछ ना कुछ। किस हद तक पढ़ा होता है इसको आपने? किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा होता है रादर आई शुड से? शेयर्स से रिलेटेड टू शेयर्स। अच्छा जी, यहां पे हम पहले बात तो हम ऑप्शन और FRA मनी मार्केट फ्यूचर्स में डिफरेंस क्या है, हम पहले उसको तो समझें। आप FRA से हज करते हो, आपकी आउटकम लॉक, एग्रीमेंट कर लिया, लॉक हो गया। रेट ऊपर जाए नीचे जाए आपकी सेहत पे कोई असर अच्छा बुरा नहीं पड़ने वाला, ऐसे ही है। आप मनी मार्केट से अपने आप को लॉक करते हो, रेट ऊपर जाए नीचे जाए आप आजाद हो उससे, आपकी ट्रांजैक्शन लॉक है, ऐसा ही होता था जी। और अब हम फ्यूचर हेज भी रिसेंटली पढ़ के गुजरे हैं, तो फ्यूचर में भी हमने जो डिस्कस किया वो यही है कि भाई स्पॉट मार्केट में रेट अगर एडवर्सली मूव करेगा, हमें नुकसान होगा, तो फ्यूचर मार्केट में फायदा हो जाएगा। गेन लॉस एक दूसरे को तकरीबन ऑफसेट कर देते हैं। स्पॉट मार्केट में अगर रेट फेवरेबली मूव करेगा तो फ्यूचर में एडवर्सली मूव कर जाएगा, गेन लॉस आपस में एक दूसरे को तकरीबन ऑफसेट कर देते हैं। फ्यूचर्स में तकरीबन का वर्ड आ जाता है, एग्जैक्टली मैच नहीं होता ड्यू टू सर्टेन रीजन, वन ऑफ दोज इज राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ कर रहे होते हैं हम, गेन होगा किसी और डॉलर पे, लॉस होगा किसी और डॉलर पे, राउंडिंग ऑफ की वजह से। देयर आर अदर रीजन एज वेल, बट फॉर द टाइम बीइंग हम कहते हैं जी फॉरवर्ड में भी लॉक है, मनी मार्केट में भी लॉक है और फ्यूचर में भी तकरीबन लॉक है। अब ये लॉक हमें सूट तो करता है अगर एडवर्स मूवमेंट आए। फॉर एग्जाम्पल मैंने डॉलर का एग्रीमेंट किया है फॉरवर्ड में 180 पे खरीदने का,
अब जब वो खरीदने का टाइम आया, अगर तो रेट है ना 185 पे, फिर तो मैं बड़ा खुश हूं कि जी मैंने बढ़िया कलमंदी की एग्रीमेंट कर लिया था 180 पे। लेकिन अगर रेट आ गया 175 पे, देन आई हैव रिग्रेट कि मैंने एग्रीमेंट क्यों किया यार, ना ही किया था तो अच्छा था, 5 रुपए का नुकसान होने जा रहा है। एग्रीमेंट किया तो 180 बाइंडिंग है ना, एग्रीमेंट किया हुआ तो 180 का डॉलर खरीदना पड़ा, ना किया होता तो मार्केट से 75 का ले लेता मैं। रिग्रेट आ जाता है। मनी मार्केट में भी यही है, फ्यूचर में भी यही है कि आपको स्पॉट मार्केट में गेन आया, लेकिन वो गेन आपके किसी काम का नहीं, क्योंकि फ्यूचर में लॉस हो जाना है। आप हाथ मलते रह जाओगे कि यार मार्केट में मूवमेंट भी फेवरेबल हुई, मुझे उसका फायदा नहीं मिला। तो ये जो तीनों इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़े अभी तक, फायदा उनका यही है कि एडवर्स मूवमेंट में दे गिव यू प्रोटेक्शन, लेकिन नुकसान यह है कि व्हेनेवर देयर इज फेवरेबल मूवमेंट इन द मार्केट, कंपनी इज अनएबल टू टेक बेनिफिट। कंपनी उस फेवरेबल मूवमेंट का कोई फायदा नहीं उठा पाती। ऑप्शन इस मसले का हल है, बिकॉज इट इज नॉट एग्रीमेंट टू बाय, इट प्रोवाइड्स यू ऑप्शन टू बाय। फिर दिल करे तो ले लेना, दिल ना करे तो ना लेना। तो मतलब डॉलर महंगा हो जाएगा तो बाय कर लेना, डॉलर सस्ता है तो ना बाय करना ऑप्शन से, मार्केट में सस्ता ले लेना जाके ऑप्शन। तो जो पहले तीनों टूल्स का ड्रॉबैक था वो यहां पे खत्म होता है। इट इज अ राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। राइट टू बाय है, ऑब्लिगेशन टू बाय नहीं है। एफआर है ना, एग्रीमेंट कर लिया, ऑब्लिगेशन है अभी बाय करना ही करना है। यहां पे राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है। टू बाय और सेल अ करेंसी एट अ फिक्स प्राइस, जिसको हम एक्सरसाइज प्राइस कहते हैं, ऑन अ फ्यूचर डेट। जैसे मैं एक ऑप्शन है मैं आज एफआरए करूं 180 में डॉलर खरीदने का 3 महीने बाद, और एक है मैं ऑप्शन लूं टू बाय डॉलर एट 180 इन 3 मंथ्स। एफआरए किया है तो डॉलर जहां मर्जी जाए मुझे 180 का खरीदना है, लेकिन अगर मैंने ऑप्शन ली है तो फिर मेरा दिल करेगा तो मैं 180 का खरीदूंगा, और मेरा दिल कभी तभी करेगा जब मार्केट में डॉलर 180 से महंगा। अगर मार्केट में डॉलर 180 से सस्ता है तो मेरा दिल नहीं चाहेगा 180 का खरीदने का, मैं उनको ना करूंगा जिनसे मैंने ऑप्शन ली थी, मार्केट में सस्ता डॉलर बाय करूंगा। So an option allows the holder to benefit from the favorable movement, still gaining protection against adverse movement. Adverse movement की protection available है। जब मार्केट में डॉलर 180 से ऊपर जाएगा मैं 180 का खरीदूंगा, लेकिन मार्केट में डॉलर 180 से नीचे जाएगा तो उसका फायदा उठाऊंगा मैं। So option provides protection as well as opportunity to take benefit of the favorable movement. ये तो हो गया by definition, option है क्या। अब option से related कुछ terms हैं। सबसे पहले ऑप्शन राइटर एंड होल्डर। मैं कह रहा हूं ना ऑप्शन ले लूंगा मैं, तो भाई ऑप्शन देगा कौन मुझे कोई ये राइट कौन देगा कि जब दिल करे आगे डॉलर ले लेना। देयर हैज टू बी सम काउंटर पार्टी। तो पार्टी गिविंग द ऑप्शन इज नोन एज ऑप्शन राइटर, एंड पार्टी गेटिंग द ऑप्शन इज नोन एज ऑप्शन होल्डर। मतलब मैंने ऑप्शन ली है, मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, मैं चाहूं तो डॉलर खरीदूं या ना खरीदूं, मैं ऑप्शन होल्डर हूं। यूजुअली ऑप्शन राइटर मे बी बैंक ने एक ऑप्शन लिख के मुझे बेची है, दे सेल एन ऑप्शन, क्योंकि बैंक मुझे करके गारंटी दे कि अगर मैं चाहूंगा तो 3 महीने बाद आके 180 में डॉलर खरीद सकता हूं। सो ऑप्शन राइटर इज सेलिंग मी एन ऑप्शन। ऑप्शन राइटर इसके लिए प्रीमियम, ऑप्शन प्रीमियम चार्ज करता है, बड़ी नीचे टर्म लिखी हुई थी लेकिन मैं उसको इससे कनेक्ट कर देता हूं। ऑप्शन राइटर ऑप्शन होल्डर से प्रीमियम लेता है इस चीज का कि भाई आपको मैं 180 में डॉलर खरीदने का राइट दे रहा हूं, 3 महीने बाद गारंटी दे रहा हूं कि मैं आपको 3 महीने बाद 180 पे डॉलर पक्का सप्लाई करूंगा से 1 लाख डॉलर, तो भाई इस गारंटी की तो मैं कीमत लूंगा, क्योंकि आप खरीदने आओ ना आओ, क्योंकि इस केस में बैंक काउंटर एग्रीमेंट नहीं कर सकता। एफआरए में तो बैंक काउंटर एग्रीमेंट करता है, बाइंडिंग है, आपने जाना ही जाना है खरीदने। ऑप्शन में ऐसा नहीं होता। ऑप्शन में कोई गारंटी नहीं कि आप जाओगे कि नहीं जाओगे, आपने बैंक के पास डॉलर लेने जाना है या नहीं जाना, ये डिपेंड करेगा मार्केट में रेट क्या चल रहा है। अगर मार्केट में आपको सस्ता डॉलर मिल रहा है, आप बैंक के पास क्यों जाओगे भाई? आपको कि मैंने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करनी, मुझे कोई ऑब्लिगेशन तो नहीं है, मेरा राइट था, आई डोंट वांट टू एक्सरसाइज इट। सो ऑप्शन राइटर एंड ऑप्शन होल्डर, एक पार्टी ऑप्शन एग्रीमेंट लिख के दूसरी पार्टी को फॉर प्रीमियम देती है। होल्डर हैज द फ्लेक्सिबिलिटी। राइटर के पास ऑप्शन नहीं होती, राइटर के पास अगर होल्डर आ गया तो उसको ऑनर करना ही करना। राइटर ने उसकी अपनी प्रीमियम कीमत वसूल की हुई है। ऑप्शन ट्रेडेड भी होती है और ओटीसी भी होती है। ट्रेडेड ऑप्शन स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आगे चल के बात करेंगे, लेकिन वही फ्यूचर वाली कहानी है। स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्सचेंजेस में बिकते हैं, जबकि ओवर द काउंटर ऑप्शन बैंक से, डीलर से निगोशिएट की जाती है, जस्ट लाइक एफआरए। ऑप्शन कॉल ऑप्शन भी होती है, पुट ऑप्शन भी होती है। कॉल ऑप्शन गिव्स होल्डर राइट टू बाय करेंसी, अगर हम करेंसी ऑप्शन की बात करें। पुट ऑप्शन गिव्स होल्डर राइट टू सेल करेंसी। कॉल इज टू बाय, पुट इज टू सेल। ऑप्शन में देयर आर डिफरेंट स्ट्राइक एंड एक्सरसाइज प्राइसेस।
आप बैंक के पास जाते हो ना, जी मैंने आज से 3 महीने बाद डॉलर खरीदने की ऑप्शन लेनी है, वो कहा जी किस प्राइस पे ऑप्शन लेनी है आपने? मेरे पास 180 की भी है, 181 की भी है, 82 की भी है, आपने किस प्राइस पे लेनी है ऑप्शन? देयर आर डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस एट विच ऑप्शन विल बी अवेलेबल, बट होगा क्या कि ऑप्शन जितनी आपकी फेवर में होगी उसका प्रीमियम उतना ज्यादा होगा। डॉलर खरीदने की ऑप्शन है ना, तो 180 की ऑप्शन महंगी होगी 182 की ऑप्शन से, क्योंकि 182 महंगा डॉलर, तो महंगा डॉलर खरीदने की आपने गारंटी लेनी है तो कम पैसों में मिल जाएगी, सस्ता डॉलर खरीदने की गारंटी लेनी है तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। सो ऑप्शन डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस पे अवेलेबल होती है। आप अपनी स्ट्राइक प्राइस अपनी किस तरह चूज करेंगे उस पर हम बात करेंगे, बट देयर आर डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस अवेलेबल। हर स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम फर्क होगा। कॉन्ट्रैक्ट साइज, जब हम ट्रेडेड ऑप्शन की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट साइज का जिक्र आता है, और कॉन्ट्रैक्ट साइज का मीनिंग यहां पे वही है कि भाई $1,00,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर आपने डॉलर खरीदने की ऑप्शन लेनी है तो इन द मल्टीपल ऑफ $1,00,000 ही लेंगे। सेटलमेंट डेट, ये भी ट्रेडेड ऑप्शन का कॉन्टेक्स्ट में बात होती है, ये भी ट्रेडेड ऑप्शन है, ये भी ट्रेडेड ऑप्शन के कॉन्टेक्स्ट में बात होती है। बाकी जो बातें हैं ना, ये कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस, ये तो ट्रेडेड है या ओटीसी है, सब में चलती हैं, लेकिन ये जो दो टर्म्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये स्पेसिफिकली ट्रेडेड ऑप्शन के कॉन्टेक्स्ट में है। एक्सपायरी या सेटलमेंट डेट, यहां पे भी कॉन्सेप्ट वही है, लास्ट डेज ऑफ मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, जो ट्रेडेड ऑप्शन की हम बात करते हैं। ओटीसी की सेटलमेंट डेट तो आप खुद एग्री करते हो ना, 15 दिसंबर की दे दो, 28 दिसंबर की दे दो, तो वो तो सेटलमेंट डेट मतलब किस डेट ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे आप। यहां पे स्टैंडर्ड डेट्स होती हैं, स्टैंडर्ड डेट वही मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर है लास्ट डेज उनके। अब लास्ट डेज हैं, बट अमेरिकन स्टाइल, यूरोपियन स्टाइल से इनकी इंप्लीकेशन फर्क हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आज कौन सा महीना चल रहा है? अप्रैल। आज आप 30 जून की कॉल ऑप्शन लेते हो डॉलर पे, आज आप जून की कॉल ऑप्शन लेते हो डॉलर पे 185 पे। अगर आपने ऑप्शन ली है अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन का मतलब है कि यू हैव अ राइट टू बाय डॉलर एट 180 अप टू 30 जून। और अगर आपने यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन ली है, यू हैव अ राइट टू बाय डॉलर एट 180 ऑन 30 जून। यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन आर एक्सरसाइजेबल ऑन द सेटलमेंट डेट, अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन आर एक्सरसाइजेबल अप टू द सेटलमेंट डेट। ठीक हो गया? तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ऑल्दो देयर इज सम मोर डिटेल इनटू इट, लेकिन वो शायद हमारे स्कोप में डिस्कशन नहीं आएगी, हम फॉर द टाइम भी क्या करेंगे, हम इस असम्पशन पे चल रहे हैं कि भाई हम तो अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन से हेजिंग करेंगे। ऑल्दो मैंने फिर कहा इसमें वो डिटेल है, लेकिन हमारे स्कोप पे कभी डिस्कस नहीं हुई भी, किताब में भी नहीं है, नोट्स में भी नहीं है, कहीं नजर नहीं आती, इसलिए मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। हम उस बारीकी को छोड़ के हमारे लिए हमारी जिंदगी आसान हो जाती है कि हम इसके साथ चलें, कि हमारे पास हेजिंग के जो ऑप्शन आएगी वो अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन होगी। इसका मतलब मैंने अगर 15 जून को की पेमेंट करनी है तो मैं 30 जून की ऑप्शन ले लूंगा, 30 जून की ऑप्शन मैं 15 जून को एक्सरसाइज करके पेमेंट सेटल कर सकता हूं अपनी, क्योंकि अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन आर एक्सरसाइजेबल अप टू ऑन एनी डेट, 30 जून तक किसी भी डेट को एक्सरसाइज हो जाएगी। जी, ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमने डिस्कस की ऑप्शंस को लेके। एनी क्वेश्चन? करेंसी ऑप्शंस की तरफ हम आए ताकि हम फेवरेबल मूवमेंट अगर मार्केट में आए तो उसका फायदा लेने की अगर हम ख्वाहिश रखते हैं तो ऑप्शंस दे प्रोवाइड अस द सॉल्यूशन, प्रोटेक्शन प्लस अपॉर्चुनिटी टू गेन बेनिफिट फ्रॉम अ फेवरेबल मूवमेंट, लेकिन इट विल हैव अ कॉस्ट। ये जी एक टिपिकल कोटेशन फॉर्मेट है, यहां पे आप अगर देख सकते हैं स्टर्लिंग के कॉन्ट्रैक्ट साइजेस हैं और प्राइसेस, जो स्ट्राइक प्राइसेस गिवन है वो आपकी डॉलर पर पाउंड में है। पाउंड खरीदने बेचने की ऑप्शन, प्राइसेस डॉलर्स पर पाउंड में, एंड प्रीमियम सेंट्स पर पाउंड में। ये प्रीमियम सारा आपका सेंट्स में है। अच्छा जी, कॉल ऑप्शन टू बाय पाउंड, पुट ऑप्शन टू सेल पाउंड, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइज पाउंड में है ना, तो बाय पाउंड और सेल पाउंड इसी की बात हो रही है। आप देखिएगा जरा मार्च की जरा लाइन देखिए, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं यू आर ऑफरिंग हायर डॉलर्स पर पाउंड। कॉल ऑप्शन आप ज्यादा कीमत ऑफर कर रहे हो ना, कॉल ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा कीमत ऑफर कर रहे हो, ज्यादा कीमत देने का मतलब ऑप्शन आपके लिए जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है अनफेवरेबल होती जा रही है, ऐसे ही, और आप देख रहे हो प्रीमियम कम होता जा रहा है। लेकिन यही प्राइस जब बढ़ती है तो पुट ऑप्शन के केस में ये फेवरेबल हो जाती है, क्योंकि यहां पाउंड बेचने की बात हो रही है। पाउंड बेचेंगे तो ज्यादा डॉलर मिलना इज फेवरेबल, पाउंड बेचने की बात हो रही है ना यहां पे, तो पाउंड बेचने के केस में एक्सरसाइज प्राइसेस प्रोसीड पर पाउंड, पाउंड खरीदने के केस में एक्सरसाइज प्राइसेस कॉस्ट पर पाउंड। तो कॉस्ट जब ज्यादा है तो प्रीमियम कम है,
और प्रोसीड जब ज्यादा है तो प्रीमियम ज्यादा है। और जहां पे ये 0 नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये प्राइस, ये ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि इसका प्रीमियम 0 है, ये ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। इस स्ट्राइक प्राइस की ऑप्शन कॉल ऑप्शन नहीं मिलती, इस स्ट्राइक प्राइस की पुट ऑप्शन मार्केट में नहीं मिलती। ये एक टिपिकल एक्सप्रेशन है ऑप्शन प्रीमियम कैसे कोट किए जाते हैं। आपको एग्जाम में भी शायद डाटा कुछ इसी शेप में आएगा। आपने जाहिर बात इनमें से कोई एक प्राइस पिक करनी होती है। वो प्राइस कैसे पिक करते हैं, इसका मैकेनिज्म ऑप्शन हेज का क्या होता है, बहुत ज्यादा हमें दिक्कत इंशाअल्लाह नहीं होगी। इसको हम नेक्स्ट वीक इस पर बात करेंगे क्योंकि हमारा टाइम ओवर हो रहा है। बस नेक्स्ट वीक के लिए मेरी दरख्वास्त आपसे ये होगी कि आने से पहले FRA मनी मार्केट फ्यूचर्स को अच्छी तरह तगड़ा करके आइएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक में हमने करेंसी का मेनली एक बड़ा टूल ऑप्शन ही हमारा रह गया है, ये हम डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा टूल फॉरेक्स स्वैप का भी है, वो बहुत लेकिन छोटा सा, आधे पौने घंटे की डिस्कशन है। तो एक हमने ये ऑप्शन डिस्कस करना है जो कि हम पहले दिन में ही शायद कवर कर रहे होंगे, और एक आध पास पेपर क्वेश्चन के साथ मुझे लगता है हम दूसरे दिन से फॉर श्योर, पहले दिन से ही या मैक्सिमम दूसरे दिन से हम इंटरेस्ट रेट रिस्क पे मूव कर रहे होंगे। और इंटरेस्ट रेट रिस्क में भी हमारे टूल्स यही रहने वाले हैं, वहां पे भी FRA आना है, वहां पे भी फ्यूचर्स आने हैं, वहां पे भी ऑप्शंस आने हैं। तो अगर आपने FRA फ्यूचर्स ऑप्शंस करेंसी के एब्जॉर्ब किए होंगे, अगर नहीं बल्कि जरूर किए होने चाहिए, क्योंकि वहां पे डिस्कशन ही इस तरह होगी आपकी कि भाई हमने करेंसी में देखा था ना FRA ऐसे काम करता था, इधर बस ये फर्क है, ये लो हो गया FRA। करेंसी में फ्यूचर पड़ा था ना, वहां पे ऐसे काम करता था, इधर ये दो चीजें फर्क है, ये लो जी ऐसे करके हो गया। ठीक है, तो इस तरह अगर आपने करेंसी में चीजें पढ़ी होंगी तो इंटरेस्ट रेट की चीजें आपको बड़ी जल्दी पिक हो जाएंगी। सो नेक्स्ट वीक जैसे मैंने कहा इंशाअल्लाह हम ट्यूसडे से जो क्लास लेंगे, ट्यूसडे से फॉर श्योर हम इंटरेस्ट रेट रिस्क की बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा तगड़ा करके आइएगा, ये एरिया यहां तक का, यही एग्जाम्पल समझ के पढ़ के रीडू करके आइएगा बेशक, और कोई सवाल दाएं बाएं ना देखिएगा, इन्हीं एग्जाम्पल को समझ के तसल्ली से रीडू कीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट फिलहाल इस स्टेज पे आपके लिए, कि आप इनको समझ पाएं, कर पाएं, बहुत बेहतर होगा आपके लिए फिलहाल यही। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।